वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी और नया सेगमेंट हम थोड़ा सा मुख्तलिफ लेकर आए क्योंकि इसके अंदर हम बात करेंगे थोड़ी सी सियासी हलचल के हवाले से भी और डिफरेंट बिजनेस जो कि मार्केट के अंदर लॉन्च होते हैं और मार्केट के अंदर डिफरेंट बिजनेस जो इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं उस हवाले से भी हम बात करेंगे क्योंकि ये तमाम सिनेरियोज ऐसे होते हैं जिस पर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जहाँ तक बात रही सियासी हलचल के हवाले से तो हम यहाँ पर ऐसे ही रहनुमा बिठाते हैं कि आपकी परेशानियों का हम उनसे हल जान सके कि जितनी बड़ी तादाद में जो है आवाम बेरोज़गार हो रही है और जितनी बड़ी तादाद में जो है आवाम सड़कों पर आ चुकी है उन तमाम सूरत हाल का क्या रीज़न है और क्यों आवाम के साथ जो है वो ऐसा सलूक किया जाता है। क्योंकि हमारा मोटिव जो होता है वो ये होता है कि हम प्रोग्राम में बैठ कर ये तमाम चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं, आवाम के मसाइल उजागर कर रहे होते हैं, आवाम के लिए जो है बात कर रहे होते हैं और आवाम को ही तमाम बेनिफिट दे रहे होते हैं। ये तमाम सिनेरियो के हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। जो हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर गेस्ट मौजूद हैं वो हैं अनीसा सिद्दीकी जो कि सियासी समाजी रहनुमा हैं और पीटीआई से इनका ताल्लुक़ है और साथ ही साथ पीटीआई सिंध सीनियर नायब सदर भी। आपको वेलकम करूंगी प्रोग्राम के अंदर। और दूसरी जानिब जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है वो हैं सैयद रेहान अली, डायरेक्टर हैं ब्रोस जापान ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। आपको भी वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहला सवाल तो अनीसा आप ये बताएँ कि आपकी पहले तो अपनी मसरूफियात बताएँ कि क्या मसरूफियात हैं आपकी, किस तरीके से, क्योंकि बीइंग अ वुमेन बड़ा टफ टाइम होता है एक सियासत के अंदर भी आना और अपनी फैमिली को भी देखना, तो किस तरीके की जर्नी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेट्रो वन न्यूज़ और मुस्कुराती सुबह का बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज व्यूअर्स के सामने अपने दिल की बातें शेयर करने का मौका मिला। जी बिल्कुल, ख़वातीन के लिए बहुत एक चैलेंज होता है और एवरी डे इज़ अ न्यू चैलेंज फॉर अस। सिंध की खातून की अगर बात करूं तो आपको पता है कि सिंध के अंदर एक औरत का काम करना बहुत ही पेचीदा अमल होता है। बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, स्पेशली अगर वो सियासत में है या समाजी सोशल सेक्टर में वो काम कर रही है। और तो इन तमाम चैलेंजेस को अल्हम्दुलिल्लाह अबूर करके हमारी कोशिशें ये होती हैं कि हम दूसरी ख़वातीन को एम्पावर करें, हमारा जो यूथ है हम उसको एम्पावर करें और आगे लेकर आएँ, चाहे फिर वो उनकी चॉइस सियासत हो, सोशल सेक्टर हो या कोई भी प्रोफेशन हो। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स इंशाल्लाह शेयर करेंगे इस प्लेटफॉर्म से। फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है, ऑब्वियसली बहुत टफ शेड्यूल होता है और बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ मदर, बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, आपको मैनेज करके लाइफ को चलना पड़ता है और ऐसे ही जो है वो आप एक सिंबल बनते हैं सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए एंड ऑब्वियसली एन इंस्पिरेशन फॉर वुमेन। तो बस कोशिश रहती है कि कुछ ऐसा करके जाएं कि लोग याद करें हमारे अच्छे कामों को और सोसाइटी में एक नाम हमारा जो है वो रह जाए हमारे बाद। यही कोशिश है, इसी को जारी रखना है। तो अनीसा, सियासत में आने का क्यों सोचा? क्योंकि एक ये ऐसा शोबा है जिसमें ख़वातीन बड़े कम जो है अपनी मेंटालिटी रखती हैं कि हमें सियासत की तरफ आना चाहिए। खैर अब के दौर में तो हम देख रहे हैं कि ख़वातीन बड़ी तादाद में जो है सियासत की तरफ रेगुलेट हो रही हैं। आपके जहन में क्यों आया कि सियासत की तरफ ही जाना चाहिए? मेरा ख्याल है हमने भी बचपन से एक चीज़ सुनी है कि अगर पढ़ा लिखा बंदा सियासतदान होगा तो हमारी नस्लें जो है वो ग्रो करेंगी और ज़्यादा। तो एक पढ़ी लिखी ख़ानदानी औरत का सियासत में आना काफ़ी लोगों के लिए भी एक मैसेज होता है। सियासत में आने वाली ख़वातीन को बेसिकली लोग जो है वो बड़ा डिस्करेज भी करते हैं और बड़ा मतलब एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना, एक माइंड सेट है लोगों का। हम उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। हम जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं हम अपने अवाम के लिए काम कर रहे हैं, अवाम को रिलीफ देने के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए काम कर रहे हैं। तो सियासत अगर इबादत समझ के की जाए तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और आजकल के लोगों ने ऑब्वियसली उस चीज़ को एक तिजारत बना दिया है। तो सियासत में आना ज़रूरी है और डिपेंड्स के आप अपनी चॉइस को देखें कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि चेंज स्टार्ट्स विद इन योरसेल्फ।
ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं अनीसा जो आपसे जानूंगी कि किस तरीके से जो पीटीआई की गवर्नमेंट है वो अब जो रिवॉल्व हो रही है और जिस तरीके से तब्दीली सरकार का नारा जो लगाया जाता है, तब्दीली जो मुल्क के अंदर आ चुकी है वो किस नोयत की तब्दीली है, वो तमाम चीज़ें भी आपसे जानूंगी। लेकिन दूसरी जानिब मैं चलती हूँ सैयद रेहान अली की जानिब, जो कि डायरेक्टर हैं ब्रोस जापान ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। सबसे पहले तो ये बताएँ सैयद रेहान अली कि किस तरह की कंपनी है, क्या क्या चीज़ें लोगों के लिए प्रोवाइड की जाती हैं, क्योंकि ब्रोस जापान ग्रुप इज़ अ ह्यूज नेटवर्क आई थिंक, तो उस हवाले से आगाह करें कि क्या क्या चीज़ें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपके प्रोग्राम का, आपका टीवी चैनल का, पेट्रोवन का, जिन्होंने आज ये चांस दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया बोलने के लिए और ब्रोस जापान को बोलने का मौका दिया और हम क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। ब्रोस जापान इज़ एक्चुअली ग्रुप ऑफ कंपनीज़, USA, जापान, पाकिस्तान में माशाल्लाह हमारा बहुत काम चल रहा है, काम कर रहे हैं। कुछ चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं जो ख़ास है। सबसे पहले तो मैं यूथ के लिए बताऊंगा कि हम जापानीज़ लैंग्वेज सिखा रहे हैं। अभी हमने हैदराबाद से शुरू किया है, साल भर हो गया है और हम इसको इंशाल्लाह ताला मैं पिंडी, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा में मीटिंगें तो कर आया हूँ। इसमें थोड़ा सा हमें चैलेंजेस हैं लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि इतना लोगों को जापान के लिए अभी तक ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ था कि आप लैंग्वेज सीखें और इसके बाद जापान जाके आपको वर्क एंड एज वेल एज यू कैन जॉइन द यूनिवर्सिटीज़ एंड टेक द क्लासेस देयर और ग्रेजुएट ऑल्सो। स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स वगैरह भी हैं, लेकिन इतने मालूमात नहीं थी लोगों को, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में सबको पता है कि इस टाइम मेरे ख्याल से कंट्रीज, पूरी दुनिया में 2 कंट्रीज़ हैं, एक ईरान है, एक पाकिस्तान, जहाँ 75% यंग यूथ है, जो एक मैं समझता हूँ बड़ा ही पाकिस्तान के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है, जिसको जो इंटरनेशनल भी लोग इस चीज़ को देखते हैं, ख़ास तौर पर बिजनेसमैन तबका लाइक मी। तो 32 इयर्स हो गए मुझे आउट ऑफ कंट्री, मोस्ट ऑफ द माई लाइफ आई वर्क विद जापान। तो कंपनी के हवाले से अगर आप थोड़ा पूछेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ बिज़नेस हम लोग करते हैं, जैसे इंटरटेनमेंट हो गया, जैसे रियल एस्टेट बिज़नेस में आ गए और इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह, टूरिज़म बिज़नेस में है हम लोग। और पाकिस्तान के लिए ये है कि आजकल हम लोग ज़्यादा काम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंटीरियल सिंध में और गवादर में। कंपनी का जो तरीक़ेकार है या कंपनी क्या करना चाहती है, इस पे भी आगे मैं आके बताऊंगा। तो आपने कोई और तो किस तरह के बिजनेस हैं और पाकिस्तानियों के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? देखिए, बिजनेस की तो डिटेल मैंने आपको दे दी है। पाकिस्तानियों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ये हैं कि आप लोग सबसे ज़्यादा, ये पहले तो मैं यूथ पे ही बात करूंगा, क्योंकि स्टूडेंटों को या यंग यूथ को मैं प्रमोट करना चाहता हूँ एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि जब हम लोग गए थे उस वक्त टफ टाइम हुआ करता था। अल्लाह ताला ने जापान और पाकिस्तान के बीच एक ब्रिज बनाया है कि अब पाकिस्तान के लोग भी, पाकिस्तान की यूथ भी जापान जाके काम भी कर सकती है और पढ़ भी सकती है। तो उस पर आपका लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। और उसके बाद हमारे प्लेटफॉर्म से, ब्रोस जापान के प्लेटफॉर्म से, और मैं थोड़ा सा इस बात में बता दूं कि ये बिज़नेस नहीं है। लोगों को जिस तरीके से भेजा जाता है आउट ऑफ कंट्री और फिर उसको एक बिज़नेस बनाया जाता है, मैं ये काम बिज़नेस के तौर पे नहीं कर रहा हूँ। ये पाकिस्तान को बूस्ट करने के लिए इसमें ज़रूरत है हमारे मुल्क की, कि हमारे मुल्क के जो लोग हैं, जो ख़ास तौर पे यंग यूथ है, ये बाहर जाके काम करते हैं, बड़े मेहनती होते हैं और इनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, जो इसमें बड़े ही लो कॉस्ट आएगी जापान जाने के लिए। आपको पता है जापान इज़ ए ड्रीम कंट्री इन द वर्ल्ड, बड़े अच्छे लोग हैं। तो उसमें अपॉर्चुनिटी ये है कि जो क्लासेस हम लोग दे रहे हैं, अभी हैदराबाद में ऑफिस है, कराची में शुजा साहब सिखाते हैं जापान हाउस के अंदर। तो आप अगर इस लैंग्वेज को सीखेंगे, इसमें सिर्फ 6 मंथ्स लगते हैं, शॉर्ट कोर्स है बड़ा। उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी है हमारे प्लेटफॉर्म से, और शायद कुछ और लोग भी शायद इस पर काम कर रहे होंगे, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप को मतलब ये कि अपॉर्चुनिटी है आउट ऑफ, मैं जापान तक की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक जापान से है। हूँ मैं अमेरिकन सिटीज़न, लेकिन मेरा 99% काम जापान में होता है। तो
आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमारे प्लेटफॉर्म से, उसमें हम आपको रास्ते बताएंगे काम करने को, जो पढ़ने जाना चाहेंगे उसके लिए भी। यानी दीगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जितने भी पाकिस्तानी यूथ है उन तमाम लोगों के लिए और यंगस्टर्स के लिए काफ़ी जो है उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। ठीक है नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे किस तरीके से बिज़नेस रिवॉल्व होता जा रहा है और बिज़नेस जो कि हम बता रहे थे, जो कि डिस्कशन कर रहे थे प्रोग्राम के अंदर कि क्या क्या कैटेगरीज़ की सूरत में जो दीगर हम कह रहे हैं ममालिक के अंदर बिज़नेस रिवॉल्व होता जा रहा है वो कौन सी सूरत है और पाकिस्तानियों के लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ग्रैब की जा सकती हैं। साथ ही साथ मैंने आपको कहा था कि सियासत के ऊपर बात करूँगी और सियासत के ऊपर बात करने के लिए जब तक एंटी पार्टीज़ ना हो तो मज़ा नहीं आता, क्योंकि दोनों का मौक़िफ़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी पार्टी जो है वो कितने हद तक काम कर चुकी है आवाम के लिए और कितना बेहतरीन काम कर चुकी है। तो हमें प्रोग्राम के अंदर एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया जिनका नाम है मोहम्मद फारूक अली, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है और प्रेसिडेंट है PS 103 के। वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर आपको। सबसे पहले तो अनीसा आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरीके से मैंने कहा था कि तब्दीली सरकार का नारा जो कि हम बहुत सालों से सुनते हुए आ रहे हैं कि तब्दीली सरकार, वो कहते हैं ना तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। किस नौयत की तब्दीली देख रही है? क्या आवाम की चेखें निकालने वाली तब्दीली है? तब्दीली बिल्कुल आई है और अगर आप ये कहें कि आवाम की चीखें निकली हैं तो मैं इस चीज़ से मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि पिछली हुकूमतों को अगर हम देखें कि पिछले 40 साल का रिकॉर्ड हम उठा के देखें तो ये सिस्टम पूरा ही जो है वो ऐसा बना हुआ था। अब PTI की हुकूमत के पास कोई जादू का चिराग तो है नहीं कि वो इतने मुश्किल हालात में जो इस वक्त पूरी दुनिया फेस कर रही है, सुपर पावर कंट्रीज़ जहाँ पे घुटने टेक के बैठ गए, तो इन हालात में फिर भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आवाम को डिलीवर कर रही है और बहुत अच्छे प्लान्स के साथ कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें तो हो रही हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आवाम के लिए आ रहे हैं, यूथ के लिए आ रहे हैं। एहसास प्रोग्राम के थ्रू आया है, ख़वातीन के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं। तो इन प्रोग्राम्स की बनिस्बत जो आप बयान कर रही हैं कि ये प्रोग्राम जो हम इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, ठीक है, आवाम की सहूलत के लिए प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम से आवाम का घर तो नहीं चल सकता। और जिस तरीके से हम बेरोज़गारी का आलम देख रहे हैं, जिस तरीके से हम महंगाई की शरह देख रहे हैं कि आज महंगाई की शरह कहाँ पहुँच चुकी है, आवाम किसी चीज़ को नहीं जानती। आवाम ये नहीं जानती वफाक के सिंध के साथ क्या मसले हैं, सिंध के वफाक के साथ क्या मसले हैं, PTI क्या काम कर रही है, सिंध क्या काम कर रही है। आवाम ये जानती है कि उसके घर की 2 वक्त की रोटी का जो गुजारा है वो कैसे मुमकिन होगा। अगर पेट्रोल उसमें इतना महंगा हो जाएगा या दीगर अशिया इतनी महंगी हो जाएगी तो आवाम कैसे खाएगी? रोटी कपड़ा मकान देने वाली का नारा लगाने वाली पार्टियों ने भी आवाम को क्या डिलीवर किया? बिल्कुल, अभी जाऊंगी मैं, पूछूंगी। उन्होंने भी कुछ डिलीवर नहीं किया। और अगर आप सिंध के अंदर आके देखें तो हमारे एजुकेशनल सिस्टम्स किस तरह से बदहाली का शिकार हैं, हमारे रोड रास्ते सड़कें किस किस्म का शिकार हैं और हर चीज़ ही ऐसे ही पड़ी हुई है। वफाक ने तो फिर भी अपना काम किया है इन 2 सालों में और वो कर रही है। और महंगाई, सिर्फ मैं इस चीज़ को नहीं कहूँगी कि महंगाई PTI की हुकूमत के बाद आई है। एक चीज़ जो इंटरनेशनल मार्केट में ही आपको अपर रेट में मिल रही है तो वो आप कैसे वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि PTI की हुकूमत में जो है वो बिल्कुल आपको उस पर सब्सिडाइज करके चीज़ें दी जाए। जो चीज़ें आवाम की रिलीफ के लिए हैं उनको बिल्कुल सब्सिडाइज करके दिया जा रहा है और पैकेजेस भी आए हैं और आवाम को रिलीफ भी मिला है। इवन इन कोरोना में भी आप देखें तो एहसास प्रोग्राम के थ्रू काफ़ी गरीब आवाम को जो है वो वेलफेयर किया गया है। तो ये चीज़ कहना कि PTI की हुकूमत में महंगाई की शरह बढ़ गई है, बिल्कुल बढ़ी है, मैं इस चीज़ से भी आपके एग्री करती हूँ। लेकिन आप हालात को भी तो देखें ना, हालात को भी मद्देनज़र रखें कि जितनी चैलेंजेस PTI की हुकूमत फेस कर रही है, क्या पिछली हुकूमतों ने वो चैलेंजेस फेस किए हैं? इन सबको भी जो है वो साथ लेकर चल रही है। और सबसे पहले मैं ये भी कहूँगी कि आवाम के मसाइल के हल के लिए, इन तमाम चीज़ों के सॉल्यूशन के लिए पहले तो सिंध हुकूमत और PTI को ऑन बोर्ड होना पड़ेगा एक चैप्टर में, ताकि आवाम के मसाइल हल हो सकें। लॉकडाउन का जो शिकार हमारी आवाम रही है पिछले 2 सालों से, 2 साल तकरीबन, मुआशी बदहाली बढ़ गई है। और एक मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है, उसकी अगर मुआशी सूरत हाली डाउन जाए,
और मुसलसल 2 साल से हम डाउन ही जा रहे हैं। तो इन चीज़ों में हमें आपस में एक फोरम पे जुड़ के काम करना पड़ेगा। तो ये फोरम मुत्तहिद क्यों नहीं होता? ये फोरम क्यों मुत्तहिद नहीं होता? आपसे जानूंगी मोहम्मद फारूक अली साहब के वफाक की जंग सिंध हुकूमत के साथ क्या है, सिंध की जंग वफाक के साथ क्या है, आज इसको खोल दें। क्या क्या बातें हैं ऐसी वफाक और सिंध के बीच में जो कि ये लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आते, एक मुत्तहिद नहीं होते, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया मुझे। अच्छा, जैसा है मेरी बहन ने कहा कि ये तो विफाक और जो सिंध की लड़ाई है ये काफ़ी अरसे से चल रही है और पीटीआई की हुकूमत के साथ ज़्यादा रही है। इन्होंने जो एहसास प्रोग्राम का नाम लिया वो भी इन्होंने रीनेम किया, जो पहले बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपने नाम से शुरू किया था, और ये पूरे वर्ल्ड रिकग्निशन है उसको इस प्लेटफॉर्म पे। तो मैं कहता हूँ कि जो मईशत, और जैसे इन्होंने मईशत की बात की, मईशत जो है पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2008 में जब हुकूमत आई थी तो उस वक्त जो एक्सपोर्ट्स थी वो $24 बिलियन के करीब थी। इस वक्त जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आपकी कोई लेस दैन 12 बिलियन डॉलर के करीब है। और सबसे बड़ा खसारा यही है क्योंकि जो ट्रेड डेफिसिट है हमारा वो बैलेंस नहीं है। बैलेंस ट्रेड ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ट्रेड ऑफ ट्रेड डेफिसिट, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें समझनी चाहिए, और शायद पीटीआई की हुकूमत को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। और 3 साल से आप देखेंगे ग्रेजुअली इनका स्केल डाउन है, और जो ये कहते थे कि जी डॉलर को जी हम बढ़ने नहीं देंगे, अगर $1 भी बढ़ता है तो वो हुक्मरान चोर कहलाता है। तो आज ये जो चीज़ें हो रही हैं, ख़ुद भी ये देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं इनसे, और इनकी गलतियों की वजह से ही आवाम को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तब वज़ीर आज़म को एक्सपीरियंस नहीं था ना, अब एक्सपीरियंस हो रहा है वक्त के साथ साथ, क्योंकि कह रहे हैं ना कि टाइम स्केल के हिसाब से तमाम चीज़ों को रिकवर किया जाता है। और जिस तरीके की आप देख रहे हैं कि वो उन्होंने कहा भी डाउनफॉल है, कोरोना का साथ है, कोरोना के मौसम में फिर इस तरीके से बदहाली बहुत ज़्यादा हो रही है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं कमाने का सेक्टर जो है खुला हुआ ही नहीं है, तो लोग किस तरीके से मईशत को चलाएंगे, हुकूमत किस तरीके से मईशत को चलाएंगे? ये देखें, ये तो अनफोर्सीन सिचुएशंस है ना, ये तो आप कभी भी नहीं कह सकते कि यार किसी के साथ नहीं होंगे। जब 2018 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उसी दौरान ही, उससे पहले ही 1 साल पहले एक अर्थक्वेक आया था पाकिस्तान में, ठीक है। उसके बाद डिवास्टेटिंग सिचुएशन थी पाकिस्तान में, और फ्लड भी था उसके बाद। तो वो सिचुएशंस भी तो हैंडल हुई ना। कोरोना, ये कोविड अगर आया है तो इनको हैंडल करना चाहिए। अब ये है कि सारा बेसिकली वफाक जो होता है वो तो रीढ़ की हड्डी है, वही सारी चीज़ें चला रहा है। अगर वो सूबों, और जो एनएफसी में 18वीं तरमीम के बाद जो सूबों के हुकूक मिले हैं वो सूबों के हुकूक भी नहीं पूरे हो रहे। अब कराची आपको तकरीबन 70% रेवेन्यू देता है पूरे पाकिस्तान में, बिल्कुल। तो उसमें सिंध को क्या हिस्सा मिल रहा है उसको? कराची के साथ तो सुतेली माँ वाला सलूक किया जाता है। कराची के अंदर कौन सा काम किया गया है? कराची के आप बदहाली का शिकार देख लें, कराची मुल्क को जो कि 70% रेवेन्यू जनरेट करता है इस मुल्क के अंदर, लेकिन उसके बावजूद रोशनियों के शहर को अंधेरे में धकेला जा रहा है। जो हिस्सा कराची को, सिंध को मिलना चाहिए वो मिलता नहीं। अभी आप देखें जो सबसे बड़ा इनको जो प्रॉब्लम आएगा सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में आएगा, जिसके लिए ये अभी से प्रिपेयर नहीं थे। अभी आप देखें जो उन्होंने चीनी, सबसे महंगी चीनी इन्होंने इंपोर्ट की है इस वक्त, और उसको सब्सिडाइज करके लोगों को उसको दिया जा रहा है यूटिलिटी स्टोर्स पे। तो ये भी तो आप सब्सिडाइज कर रहे हैं उसको, जो चीज़ें पहले। तो बहुत दूर की बात, आप आटा देख लें, गंदुम। अभी सिंध हुकूमत वज़ीर बल्दियात सिंध ने बयान दिया है कि जिस तरीके से गंदुम जो है वो अभी तक वहाँ से आई नहीं है, विफाक की तरफ से मिल्स पे पहुँची नहीं है, जिसकी वजह से जो मिल्स के पास जो स्टॉक था वो महंगा बेच रहे हैं मिल्स वाले, और आटे की शरह जो है वो महंगाई की शरह में इजाफा होते जा रहा है, आटे के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। आटा हो गई, दालें हो गई। आप नॉर्मली कहते हैं ना, एक गरीब इंसान जो कि दाल का ख्वाब देखता था कि अपने घर में वो दाल बना के खा लेगा, अब वो भी नहीं सोच सकता। उसके रेट भी इतने आसमान को छू रहे हैं कि वो भी नहीं सोच के, तसव्वुर करके अपने घर में वो बना सकता है। रोटी और चटनी पे गुजारा करना पड़ेगा अब तो, जिस तरीके की महंगाई है। जो सिचुएशन है वो बड़ी ख़तरनाक है, और अभी इनको पता लगेगा, क्योंकि अभी आप देखिएगा कि जो रबी और खरीफ की फसलों की बुआई है उसमें अभी आप देखिएगा कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी, और गंदुम का भी फिर दोबारा से इसी तरह से शॉर्टफॉल होगा। जो जून जुलाई में जब सीज़न आएगा रबी का, तो उसमें आप देखिएगा कि उसमें इनको प्रॉब्लम्स आएंगी। फिर ये कहेंगे कि जी ये मसला हो गया, फिर ये मसला हो गया। अपनी जो चीज़ें हैं वो दूसरों के ऊपर डाल रहे होते हैं कि जी सूबों ने नहीं किया, सूबों ने। हालांकि पीटीआई की हुकूमत तो 3 सूबों में, केपीके में भी है, बलूचिस्तान में भी है। सिवा सिंध ज़्यादा फोकस होता है क्योंकि ये बेसिकली यहाँ से 70% रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, ठीक है ना, फोकस्ड यही है।
वरना आप और सूबों को देख लें, वो कितने बदहाली का शिकार हैं या वहाँ क्या डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हुए हैं। बिल्कुल। चलिए मैं रेहान की तरफ आऊँगी। रेहान, जिस तरीके से बिज़नेस की हम बात कर रहे थे, बिज़नेस सेक्टर मुतासर हुए हैं, कोरोना के दौर में भी हमने देखा कि बड़ी तादाद में मुतासर हुए हैं, तो क्या आपको सपोर्ट मिलता है? क्योंकि दोनों तरफ हमारे बैठे हुए, एक विफाक भी बैठा हुआ है, एक सिंध भी बैठा हुआ है, तो दोनों तरफ से क्या बिज़नेस कम्युनिटी को सपोर्ट मिलती है? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये सब्जेक्ट लेके आई जो बात करने का मौजू भी होना चाहिए। देखिए, पहले तो कोरोना की बात है, 18-19 मंथ्स में पूरी दुनिया इससे इफेक्ट हुई है। ठीक है, अमेरिका जैसा कंट्री, मतलब फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, सुपर पावर तो अल्लाह है, हिस्ट्री के अंदर अपने मतलब आप देखें कि माइनस में चला गया है। 18 अक्टूबर दे सेइंग मे बी दे डोंट हैव मनी फॉर फ्रंट द फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा ये है कि दो चीज़ें एज ए बिजनेसमैन मैं देखूंगा, नॉट खाली एज ए पब्लिक और लोकल सिटीजन, आई विल से पीटीआई और पीपल्स पार्टी इलेक्शन से पहले जितनी जंग करनी थी वो अच्छा था, चलनी चाहिए। ऐसे ही चलते हैं मुल्क, ऐसे ही इलेक्शन होते हैं। जब इलेक्शन ख़त्म हो गए, आपने अपनी हुकूमत बना ली, फेडरल ने अपनी बना ली, अब हम आ गए हाउस, ठीक, फेडरल में और स्टेट में। अब आप यहाँ से जो मैंने देखा इंटरनेशनल में जिस तरीके से काम होता है दूसरे मुल्कों में, वो एक टेबल पे बैठते हैं और लोगों के मसले हल करने की तरफ चलते हैं। आज तक 3 साल पीटीआई की, जिसको हम नाम देते थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ओके, ठीक है, यस, मे बी राइट, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, मैं दोनों यहाँ मेंबर्स बैठे हुए, इनसे इत्तेफाक इसलिए नहीं करूँगा कि पीसफुल माहौल में अभी तक यूनाइटेड टेबल बनी नहीं सुकून से, ठीक है ना। अगर ये सुकून से बैठ जाएं, एक दफ़ा सोचें आवाम के लिए, आप यकीन करें आपको कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं, आप कराची ठीक कर दें सिर्फ, ठीक है ना। 18वीं तरमीम ऐसी होनी चाहिए थी, ऐसा था, हमें ये नहीं मिला, हमें वो मिला, ठीक है। एक आम आदमी ये बात नहीं समझता। आप ट्रस्ट मी, रिक्शे वाला बेचारा रेडी लगाने वाला वो ये बात नहीं समझेगा, आप कितनी कोशिश कर लें। ये टीवी की न्यूज़ तक ही चलेंगी बातों पर, ये ख़त्म हो जाएंगी। मेरा ये ख्याल है कि अब टाइम आ गया है कि मैं तो आवाम के लिए सोचा जाए। आवाम के लिए खान साहब को मतलब लाल बत्ती को छोड़ें और सुकून में आए थोड़े। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरे बराबर में भाई बैठे हुए हैं, लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलके यहाँ की ख़ास तौर पे सिंध को आप एक टेबल पे बैठें, क्योंकि वहाँ तो आपकी जंग है नहीं 3 सूबों में। भाई ने बहुत अच्छी बात बोली है, लेकिन यहाँ है तो उसको आप सॉफ्ट होके टेबल पे बैठ के सुकून से कूल करें और सिस्टम को हल करने की कोशिश करें। आप कराची के मसले हल कर दें, कराची को वैसे ही कर दें जैसे था। आप यकीन करें, ये एक कराची पूरा पाकिस्तान अभी भी संभाल रहा है, बेचारा टांगे कटी हुई, इसके बावजूद संभाल रहा है। लेकिन इसके बिजनेसमैन तबके को आप ऑन बोर्ड लें, ठीक है। वैसे भी मुल्क जो चलता है वो ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान मिलके चलाते हैं, लेकिन उसके पीछे बिजनेसमैन तबका खड़ा हुआ होता है। आप उनके मसाइल पे बात करें, इंशाल्लाह बिजनेसमैन जब ठीक हो जाएगा तो उसके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी, वो ऑटोमेटिकली हमारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। इसमें टाइम लगता है, अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन ये कि मेरा ख्याल है इनफ। इलेक्शन में 1.5 साल ले गया, 6 महीने के बाद फिर आप वही एक दूसरे का प्रॉब्लम में शुरू करना है, एक दूसरे के को ब्लेम करना शुरू कर देंगे। स्टॉप ब्लेमिंग, ठीक है, बी अडल्ट, अनलेस ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स व्हाट आवर कंट्री हैव। और ख़ास तौर पे कराची, सिंध बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, लोगों के हालात बहुत ख़राब हैं। 5 चीज़ें पाकिस्तान की एक आम खाती है, जो आप बराए मेहरबानी उस पर तो कोई पैकेज लेकर आए ऐसा कि एक आम आदमी आटा, रोटी, चावल, दाल ये तो बेसिक प्राइस में खरीद सके। दूसरी चीज़ों पे आप टैक्स बढ़ा दें वैसे जैसे आपने बढ़ाया। चलिए तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी टॉक है, बहुत लंबी बात है, और इस पर अगर हम डिस्कशन करने जाएं तो शायद हमारा पूरा दिन भी कम पड़ जाए, क्योंकि इतनी बड़ी बहस है ये। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से कि रोज़ बरोज़ जो महंगाई का आलम बढ़ता जा रहा है, बेरोज़गारी में इजाफा होता जा रहा है, कहाँ पर कोताहियाँ बढ़ती जा रही हैं, कहाँ पर जो है ये तमाम सिस्टम जो है वो अपग्रेड नहीं किया जा रहा। क्या आवाम के लिए सोचने वाला कोई नहीं इस मुल्क के अंदर? आवाम के लिए हम सवाल उठा रहे हैं, आवाम के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की महंगाई चल रही है, आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। ऐसी सूरत हाल के अंदर बेरोज़गारी का आलम ऐसा है कि लोगों को नौकरियों से निकाला
बोला जा रहा है, जो कि नौकरी देने का वादा करने वाली हुकूमत ने अब तक कोई नौकरियां नहीं दी बल्कि बेरोजगारी की तरफ ले गए। पेट्रोल महंगा हो गया, लोगों के लिए जो है सफ़र करना मुश्किल हो गया, हर चीज़ के ऊपर सब्सिडी आ गई। यानी आवाम इतनी कोई बेजार हो गई है, आवाम इतनी कोई परेशान हो गई है जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं, और सब लोग सिर्फ अपनी जंग में लगे हुए, विफाक अपनी जंग में, सिंध अपनी जंग में। आवाम का कौन सोच रहा है, ये आज हम बात करेंगे। फारूक साहब, आपसे सवाल है मेरा, पेट्रोल सुनते हैं महंगा हो रहा है और बार बार सुनते हैं, समरी भी आती है, बार बार जो है वजारत पेट्रोलियम समरी देती है कि हमारी पेट्रोल महंगा कर दें। तो वज़ीर आज़म का काम होता है उस समरी को पढ़ना, आवाम के लिए सोचना कि किस तरीके से समरी को आपने डिज़ाइन करना है, आवाम के लिए कैसे डिज़ाइन करना है। लेकिन चलें, आया एक दफ़ा बिल आया कि भाई 5 रुपये इंक्रीज़ कर दिए पेट्रोल के ऊपर, उसके बाद अगले ही महीने 15 दिन के टाइम की ड्यूरेशन के बाद ही 5 रुपये और इंक्रीज़ कर दिए गए। तो आवाम का क्या पुरसाने हाल होगा, लोग कहाँ जाएंगे? रिक्शे वाला रुल रहा है, गाड़ी वाला रुल रहा है, पेट्रोल वाला वो अलग चीख रहा है, वो अपनी दुआइयाँ अलग दे रहा है कि पीछे से महंगा आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं? तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो दीगर अशिया हैं वो तो फिर आसमान से बातें करेंगी। बिल्कुल यही है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट तो तमाम चीज़ों पर होगा। जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं हमारी, उस पर इसका इम्पैक्ट आएगा, और जो फ्यूल की कॉस्ट होती है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। और अभी आप ये देखेंगे कि जो प्राइस इन्होंने बढ़ाए, अभी ये फिर ये दोबारा इंक्रीज़ करेंगे प्राइस, क्योंकि ये कहते थे ना कि बेसिकली कि जी हम जो सब्सिडीज़ दे रहे हैं पहले उनको हम ख़त्म कर रहे हैं, और वो सब्सिडीज़ जब इन्होंने ख़त्म की हैं तो उसके बाद जाके ये प्राइस वो सारा पास ऑन हो रहा है कंज्यूमर को। जो कंज्यूमर है वो बेचारा उसमें प्रॉब्लम में आ रहा है, और वो गरीब से गरीब तर होता है यार। और इसका यही हल, मैं तो ये कहूँगा कि इनको ये चाहिए कि जो पहले ये 15 दिन में करते थे उसको मंथली ले जाएं, या जैसे पहले था उन चीज़ों को चेंज ना करें। एटलीस्ट ये कोई 1 महीना या 1.5 महीने के बाद प्राइस का इम्पैक्ट होता है तो वो भी फिर लिटिल बिट हो, ज़्यादा नहीं हो, ताकि वो कंज्यूमर उसको आसानी से बेयर कर सके। क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट आएगा तमाम कमोडिटीज़ पर आता है, उसमें चीनी, दालें, आटा, जो रोज़मर्रा की अशियाँ हैं वो तमाम महंगी होती चली जाती हैं। ठीक है, यही सवाल अनीसा से करूँगी। अनीसा, अब नॉर्मली हम देख रहे होते हैं कि पेट्रोल के प्राइस अगर इंक्रीज़ होते हैं तो 1 रुपये, 1.5 रुपये, 2 रुपये मैक्सिमम, लेकिन इस बार 10 रुपये इंक्रीज़ कर दिए गए, पहले 5 रुपये, उसके बाद फिर दोबारा 5 रुपये इंक्रीज़ कर दिया गया। तो आवाम का किसने सोचा? पीटीआई जो तब्दीली का नारा लगाती है, पीटीआई ने तब्दीली का पेट्रोल की सूरत में आवाम को गिफ्ट की है। सही बात है आपकी, आवाम परेशान है और इस चीज़ का एहसास है पीटीआई की हुकूमत को। लेकिन अब आप ये भी तो देखें ना कि फैक्ट फिगर्स क्या हैं। एक इंटरनेशनल मार्केट में ही एक चीज़ हाई उस पर जा रही है, तो अब पीटीआई हुकूमत उसको अपने घर से तो नहीं एडजस्ट करके दे सकती ना। या अगर हम ये कहें कि वो जो है डबल उस चीज़ पे प्रॉफिट ले रहे हैं तो ये भी गलत होगा। चेक एंड बैलेंस ज़रूरी है। खान साहब को ये तजावीज़ दी गई हैं कि एक कमेटी ऐसी बनाई जाए जिसमें इन चीज़ों को रिव्यू किया जाए, ताकि आवाम पे जो ये हर 15 दिन के बाद ये लोड पड़ता है ये ना पड़े, और उनके लिए रिलीफ पैकेजेस आने चाहिए। बिल्कुल पेट्रोल की कीमतें ऐसी हैं कि उसके बाद तमाम चीज़ें जो है ना वो महंगी बढ़ जाती हैं। तो इस चीज़ पे नज़रसानी होनी चाहिए, और इस प्लेटफॉर्म से मैं भी इस चीज़ की तरफदारी ही करूँगी कि वाकई अवाम इस वक्त परेशान है, और अगर उनको रिलीफ देना है और उनके लिए कुछ सोचना है तो ऐसी रिव्यू कमेटीज़ बनानी चाहिए, और एक चेक एंड बैलेंस प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ताकि जो है वो हम कुछ ना कुछ बेनिफिट तो दे सकें। क्योंकि ठीक है, इंटरनेशनल मार्केटिंग में भी ये चीज़ें ऊपर जा रही हैं, लेकिन हमें सब्सिडी देनी चाहिए। जैसे हम रमज़ान में पैकेजेस अनाउंस करते हैं, चीज़ें रिड्यूस होती हैं, इसी तरह हमें थ्रू आउट द ईयर ऐसे प्लान्स बनाने चाहिए कि अभी जो हमारे डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं, या अगर हम देखें कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह या तमाम चीज़ें जो बंद होने की वजह से नुकसान हुए, उनको किस तरह से हम भरपाई कर सकते हैं, उसका किस तरह से हम अजाला कर सकते हैं। क्योंकि 2 सालों में बहुत गैप आ गया है। इस गैप को कवर करने के लिए हम ये तो नहीं कहते कि 3, 4, 6 महीनों में हम इस चीज़ को सही करेंगे, लेकिन एक उम्मीद है कि तब्दीली वाकई आएगी, और इंशाअल्लाह आवाम के लिए आने वाला साल बेहतरीन साल साबित होगा।
उनके लिए उम्मीद कर सकते हैं, आएंगे, कर सकते हैं जिस तरीके से अच्छे प्रोग्राम्स भी अनाउंस, जिस तरीके से 3 साल हमने उम्मीद की जो है ना किरण बांधी हुई है और उम्मीद की डोर बांधी हुई है। उम्मीद करते हैं आगे के 2 साल भी इस तरीके की तमाम चीज़ें होती हुई हमें दिखाई दें और आवाम के लिए सोचा जाए। लास्ट आपसे जानना चाहूँगी रेहान, क्या कहेंगे, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी मैंने देखा है कि ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, बड़ी मुतासिर होती है, चाहे वो विभाग की तरफ से हो चाहे वो सिंध की तरफ से हो, तो बीइंग अ बिजनेसमैन क्या रिकमेंडेशन देंगे? देखिए, फाक की तरफ से तो मेरे पास शायद इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से बिजनेसमैनों को अप्रोच किया गया है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, ठीक है, और थोड़ा रिजल्ट भी सामने आया है। कराची के बिजनेसमैन काम कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट के साथ, चीज़ें भी चेंज हो रही हैं, बाजार भी खुले आपने देखा, और इंशाअल्लाह ताला भी बंद भी नहीं होंगे। इसमें मेहनतें हैं लोगों की। तो मैं एक थोड़ा सा 2-3 बातें ऐसी हैं कि जो ये करना ज़रूरी है और हमारी आवाम को समझ में आनी चाहिए। डॉलर इसलिए महंगा हो रहा है कि हमारा ओवरसीज जो तबका है, वो जो मुल्क से बाहर जाके काम करता है, वो बाहर नहीं जा पा रहा कोविड की वजह से, वहाँ भी बंद है, फिर यहाँ रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा हैं, पाकिस्तान रेड फ्लैग में आ जाता है। तो थोड़ा वैक्सीन पे काम करेंगे, पाकिस्तान को रेड फ्लैग से निकालें आप, ताकि हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर जा सके और काम कर सके। दूसरा, हमारा मुल्क सिक्योर इसलिए नहीं है, सिक्योर से मुराद मैं लॉ ऑफ ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस के लिए। हमारा डॉलर पहली मतलब रुपया हमारा फौरन गिर जाता है, संभाला नहीं जाता है, पेट्रोल इसी वजह से महंगा होता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं समझने के लिए, एक आम आदमी को अगर आप बताएंगे तो उसमें समझ में आ जाएगी। दूसरा, आप अक्सरियत में जब बोलते हैं कि इन्वेस्टर पाकिस्तान में लेकर आए हमारे दिल खुले हुए, हमारे मुल्क खुले हुए, नो, गलत। आप अली जैसे, रेहान अली जैसे बिजनेसमैन ढूंढने में मैं कह रहा हूँ आपको मुश्किल से वीक लगेगा। 2-3 हज़ार लोग निकाल के लेकर आ जाएं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, काम करना चाहते हैं, 30-32 साल मुल्क से बाहर गुजारे। पाकिस्तान इज़ अ बेस्ट कंट्री फॉर बिजनेस, फॉर एवरीथिंग, ठीक है, मोहब्बत वाला मुल्क है। आप ओवरसीज पाकिस्तानी को, बिजनेसमैन तबके को जो ओवरसीज हैं, उनको पाकिस्तान लाने की कोशिश करें। उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट आती है, डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। मुझे 15 साल हो गए पाकिस्तान के साथ काम करते करते, मुझे पता है मैं कितनी रेमिडेंस लेकर आया हूँ। खान साहब, आप किसी बाहर के लोगों पे डिपेंड करना, खान साहब नहीं, एनी गवर्नमेंट, आई विल से इट्स गोना बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ही इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर, वी शुड रिस्पेक्ट हिम, ठीक है। लेकिन पॉलिसी थोड़ी सी, मैं एज ए बिजनेसमैन, ये मेरी ओपिनियन हो सकता है मैं गलत हूँ, कि ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए आप विंडो खोलें, बड़ी एक विंडो बनाएं, उनको टैक्स फाइल करने दें, और प्लस आखिर में छोटा बिजनेसमैन जो है, आप टैक्स कलेक्ट करने के लिए उसको फिक्स टैक्स ब्रैकेट में लेकर आ जाएं। बिजली का भी तो यही सिस्टम है ना, इतने यूनिट चलाओगे इतना टैक्स होगा, इतने यूनिट चलाओगे इतना टैक्स होगा। तो आप हर चीज को एक चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा, चेक एंड बैलेंस करें, मुल्क में आसानी हो जाएगी। टाइम लगता है मुल्क में चेंज आने के लिए, ठीक है, हमारा मुल्क बिल्कुल, हम भी यही कह रहे हैं कि कोई भी नई हुकूमत आती है, वक्त लगता है एडजस्ट होने में, लेकिन इतना वक्त भी नहीं लगता कि आप आवाम की चीखें निकाल दें। तो आवाम के लिए सोचना आपका जो है वो फर्ज बनता है, क्योंकि हुक्मरान चूज इसलिए किए जाते हैं क्योंकि वो आवाम की परेशानियों से लड़ेंगे, आवाम की परेशानियों को हल करेंगे। तो यहाँ बैठने का मकसद, ये जो बातें करने का मकसद था, वो सिर्फ इतना था कि आवाम के मसाइल को हम हल कर सकें, आवाम की दीगर चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर सकें। मज़ीद हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि आगे लम्हा फ़िक्रिया जो वक्त हमारा गुजर रहा है, उसके अंदर हम देख सकते हैं कि आवाम के लिए कितना ज़्यादा जो है रिलीफ लेकर आएगी, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो चाहे वो विफाक हो। हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि दोनों बेहतरीन एक पेज पर होकर काम करें और अच्छा काम करें और ऑन बोर्ड होकर काम करें, क्योंकि आप लोगों ने काम सिर्फ आवाम के लिए करना है। अपनी जंग को साइड पर रख के तमाम चीज़ों को, सूरत हाल को बेहतरी की तरफ लेके जाना है, पाकिस्तान के लिए सोचना, पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। बहुत शुक्रिया अनीसा, आपने प्रोग्राम के अंदर वक्त दिया। बहुत शुक्रिया रेहान साहब, आपने भी प्रोग्राम के अंदर वक्त दिया। फारूक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के अंदर वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।